नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका वेकअप नाउ में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। लद्दाख लद्दाख एक ऐसी जगह जिसे कि हेवन के नाम से जाना जाता है। जन्नत से कम नहीं है। बाइकर्स के लिए इसे मक्का कहा जाता है। लंबी लंबी सड़कें, सुनसान पहाड़ियाँ और समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पे होने के बावजूद भी इतनी खूबसूरत जगह। लद्दाख के बारे में कहा जाता है कि ये पहले अफ्रीका का एक हिस्सा हुआ करता था। इंडियन पेनिसुला जब अफ्रीका से अलग होकर एशिया में मिला तो ये खारे पानी का झील भी लेकर आया। पैंगोंग सो लेक, जो कि सबसे बड़े खारे पानी का झील के रूप में जाना जाता है भारत में, और बहुत ही सुंदर है, जहाँ पे दूर दूर से पंछियाँ आप देख सकते हैं जो कि विलुप्त होने के कगार पे हैं। वैसे वैसे आप देख सकते हैं नुब्रा वैली एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। फिर आपको वहाँ पे एक ऊँट, ख़ास तरह की ऊँट की सवारी आप कर सकते हो वहाँ पे। चादर ट्रैक, जो कि विंटर के टाइम पे करते हैं, चादर ट्रैक के बारे में, इस सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं आज। खारदुंगला पास जो कि जहाँ आप जिसे हो के आप लद्दाख पहुँचते हो। सो मोरिरी लेक, लेह महल है, सूरज ताल लेक, शांति स्तूप जहाँ से आप पूरे लद्दाख के को देख सकते हो, स्टॉक पैलेस म्यूजियम और इसका इतिहास। आपको इन सब के बारे में पता नहीं होगा। हुंदर कैमल सफारी, जहाँ ख़ास तरह की कैमल होती है, जो आप देख सकते हो, पूरे इंडिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तुर्तुक विलेज, जो हमने 1971 में पाकिस्तान से लिया था, इतनी खूबसूरत विलेज है जो कि आप घूम सकते हो। जहाँ तक कि आखिरी पर्यटक स्थल है, उसके बाद आप नहीं जा सकते हो वहाँ। उसके बाद इंडियन आर्मी का कंट्रोल है। इन सभी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। कारगिल में जो युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध मेमोरियल के तौर पे आप देख सकते हो कैसे हमारे सेना ने उसे जीता। इन सभी के बारे में, हॉल ऑफ फेम, बहुत सारी चीज़ें हैं। हेमिस नेशनल पार्क है, मैग्नेटिक हिल, जहाँ पे गाड़ियाँ ऑटोमेटिक पहाड़ियों की तरफ आकर्षित हो जाती है, बिना ड्राइवर के ऑटोमेटिक वो चलने लगती है। इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं आज। सियाचिन, जो कि बर्फ़ों से ढकी रहती है, -30 -40 में रहते हैं टेम्परेचर नाइट के टाइम। वहाँ पे अभी टूरिज़्म के लिए, अभी राजनाथ सिंह ने कुछ दिन, हमारे रक्षा मंत्री ने कुछ दिन पहले ही अनाउंसमेंट किया है कि टूरिज़्म के लिए ओपन किया जाएगा। तो इन सभी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। जो कि घूमने के बहुत ही शौकीन हैं, उनका स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो बने रहिए और एक एक करके आपको सभी की जानकारी मिलती रहेगी। तो बने रहिए बिना स्किप किए। लद्दाख घूमने से पहले दोस्तों आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। लद्दाख एक ऐसे जगह में है जो कि 3 परमाणु शक्तियों के बीच का मुद्दा है, और ये बहुत ही डिस्प्यूटेड लैंड है पाकिस्तान, चाइना और इंडिया के बीच में। लद्दाख का एक भाग अक्साई चीन के पास है, अक्साई चीन जो चाइना के पास है। दूसरा भाग बाल्टिस्तान इलाका है, जो कि गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान के कंट्रोल में है। और तीसरा है लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जो कि भारत के कंट्रोल में है। 2/3 भारत कंट्रोल करता है। और तो ये इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने इसे 2 भागों में विभाजित किया और यूनियन टेरिटरी के रूप में इसे मान्यता दी। एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। लद्दाख में सबसे बड़ी बड़ी जो शहरें हैं, एक लेह है और दूसरा कारगिल है, और जम्मू कश्मीर में जम्मू और कश्मीर है। तो ये आपको बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। सिंधु नदी यहाँ से प्रभावित होते हुए पाकिस्तान की ओर जाती है, और यहाँ पे आपको बौद्ध मठों के बारे में आप देख सकते हो। कल्चर उनके एंशिएंट टाइम के बहुत सारे आप देख पाओगे, मोनेस्ट्री वगैरह आप वहाँ देख पाओगे। और सुंदर नदियाँ, पहाड़, ये सब बहुत ही खूबसूरत जगहें हैं। यहाँ पर घूमने का सबसे अच्छा जो समय है वो जून से सितंबर तक है। स्टार्ट फ्रॉम जून टिल सितंबर यहाँ पे जा सकते हो। मौसम समर टाइम रहता है, मौसम बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद विंटर शुरू होता है और उस समय लद्दाख को बंद कर दिया जाता है। बहुत माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, रहना बहुत ही मुश्किल है उस टाइम पे, टूरिज़्म भी बहुत मुश्किल है। चादर ट्रैक एक जगह है, उस कुछ खुली रहती है, जो कि नदियाँ हैं, पर वो विंटर के टाइम पे पूरी बर्फ़ हो जाती है। तो वो सब जगह रहती है जहाँ पे आप विंटर के टाइम पे कुछ जगहों पे आप जा सकते हो, पर बहुत ही उसमें हेल्थ और बहुत ही सारा इशू होता है, जो आपको पूरी तैयारी के साथ जाना होता है। तो
इस क्षेत्र में भ्रमण के लिए पर्यटन टैक्सी या बाइक किराए पर ले सकते हो आप। सामान्यतः लोग स्वयं के वाहन से इस स्थान पर यात्रा करना पसंद करते हैं, जिनकी बाइक है या फिर फोर व्हीलर है, जा सकते हो। बाइक से आप बहुत ही जगह घूम सकते हो, अंदर से बहुत ही छोटे छोटे रास्तों में भी आप निकल सकते हो, जो कि आपको फोर व्हीलर में वैसा नहीं होगा, जो कि ज़्यादा सुविधाजनक होता है। इस क्षेत्र के ऊबड़ खाबड़ बीहड़ जैसे भूभाग के कारण पर्यटकों को अपने साथ वाहन के अतिरिक्त पार्ट्स रख कर चलने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जैसा कि सुनसान जगह है तो आपको बहुत टाइम पे ऐसा भी होगा जो कि आपको मैकेनिकल नहीं मिलेगा, तो आपको कुछ चीज़ें ले लेनी चाहिए जो कि आपके इमरजेंसी में काम आएगी या किसी भी आपात स्थिति में मददगार साबित हो सकती है। पूरे क्षेत्र में विभिन्न रेस्तरां और होटल थुक्का या सूप, नूडल्स और मोमो या पकौड़ी की सेवा पेश करते हैं, जो कि वहाँ का लोकल फूड है, आप जाते समय खा सकते हो। तो ये सब कुछ बेसिक जानकारियाँ हैं जो कि आपको होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब टूरिज़्म के बारे में। सबसे पहला जो नाम है पैंगोंग सो लेक। पैंगोंग सो लेक जो कि भारत और चाइना के बीच में, इसका 2/3 चाइना के पास है और 1/3 जो 3 भाग का 1 भाग है वो भारत के पास है, 3 भाग का 2 भाग चाइना के पास है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत झील है। 3 इडियट्स की शूटिंग इधर हो चुकी है। 3 इडियट्स मूवी के बाद में यहाँ पे टूरिज़्म बहुत ही स्पीड में बढ़ा है। लद्दाख अपनी अलौकिक सुंदरता के कारण भारत के मुकुट के रूप में जाना जाता है। ब्लू पैंगोंग झील हिमालय में लेह लद्दाख के पास स्थित प्रसिद्ध झील है, जो 12 किलोमीटर लंबी है और भारत से तिब्बत तक फैली हुई है। यह झील करीब 43,000 मीटर की ऊंचाई पर है, जिसकी वजह से इसका तापमान -5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यह अपनी लवणता में सॉल्ट बहुत मात्रा में है, सर्दियों के मौसम पूरी तरह से जम जाती है। इस झील को पैंगोंग सो के रूप में भी जाना जाता है और यह लंबे समय से लेह लद्दाख का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। लेह लद्दाख की एक खूबसूरत जगह होने के साथ कई फिल्मों की शूटिंग का हॉट स्पॉट होने की वजह से इस झील को काफ़ी लोकप्रियता मिली है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह एक विवादित क्षेत्र है, डिस्प्यूटेड लैंड है, क्योंकि इस झील को लेकर इंडिया और चीन में हमेशा छोटा मोटा विवाद होता रहता है। इस झील में भारत का हिस्सा 1/3 45 किलोमीटर तक है भारत के पास, और चीन के पास 2/3 19 किलोमीटर है चीन के पास। इस झील में पानी माउंटेन ग्लेशियर से पिघल कर आता है, जो ताज़ा पानी होता है, जो कि मीठा पानी होता है, पर इस झील में मिलने के कारण वो भी खारा हो जाता है, इसलिए इस झील को लोग खारे पानी का झील कहते हैं। इस झील का पानी खारा होने के बावजूद भी यह झील सर्दियों में पूरी तरह से जम जाता है, जिसके ऊपर आप जीप भी चला सकते हो। इतना ये कठोर हो जाता है कि आप जीप भी चला सकते हो। सर्दियों में इस झील के जमने के बाद यह झील आइस स्केटिंग, पोलो के लिए मशहूर स्थान बन जाता है। विंटर में लोग इसे आइस स्केटिंग और एडवेंचर के रूप में इसका यूज़ करते हैं। इस झील के पानी का रंग एक दिन में कभी नीला, कभी हरा, तो कभी लाल भी देखने को मिलता है, और ऐसा होते हुए प्रतिदिन देखा जा सकता है। इस झील के बगल में ही कुछ होटल्स, रेस्टोरेंट, होम स्टे वगैरह की सुविधा उपलब्ध है, और टेंट लगाने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। टेंट भी आप रेंट में ले सकते हो, टेंट में भी आप रह सकते हो। अगर आप आप ज़्यादा जुड़ाव चाहते हो, ज़्यादा आपको ऑब्ज़र्व करना चाहते हो नेचर को, तो आप रह सकते हो। अगर आप खुद से अपने टेंट में खाना बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, वरना रेस्टोरेंट वगैरह से आप खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं। और इस जगह में जाने से पहले आप कुछ पैसे लेकर चले। लेह से जब निकलते हैं तो वहाँ से एटीएम से कुछ पैसे निकाल लें, क्योंकि वहाँ एटीएम आपको मिलेंगे नहीं और आपको मुश्किल होगा थोड़ा। इस झील से 100 किलोमीटर के आसपास एक भी पेट्रोल पंप उपलब्ध नहीं है, तो आप पेट्रोल कैरियर ले लें। अगर आप बाइक पे जा रहे हैं, पेट्रोल कैरियर लगा कर जाएँ, जिसमें कि 5 लीटर का 2 आप लगा सकते हो। उसमें आप आराम से लेकर आप एडवांस में जा सकते हो, रास्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और अगर आप कार में हो तो उसमें भी आप रिज़र्व करके लेकर चलो पेट्रोल। लेकिन यहाँ पर आपको ब्लैक में पेट्रोल मिल जाएगा, लेकिन वह आपको थोड़ा महंगा मिलेगा। इसलिए अगर आप इस क्षेत्र में जा रहे हो तो आप अपने साथ ड्रम में पेट्रोल भर कर ले जाए, वरना अगर आपको ब्लैक में पेट्रोल नहीं मिला तो आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। नुब्रा वैली बहुत ही खूबसूरत जगह है, और बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में जो रास्ते हैं और जो लंबी लंबी सड़कें हैं, और बाइकर्स के लिए तो बहुत ही मस्त है, आप घूम सकते हो। नुब्रा घाटी, इसमें नुब्रा का मतलब फूलों की घाटी, इसे लद्दाख के बाग के नाम से जाना जाता है। गुलाबी और जंगली गुलाबों से सजी यह घाटी आपका ध्यान आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। नुब्रा घाटी लेह से 150 किलोमीटर की दूरी पर बसी है, 150 किलोमीटर है लेह से। इस जगह का इतिहास 7वीं शताब्दी ईस्वी पुराना है, और यहाँ चीनी और मंगोलियों ने आक्रमण किया था।
नुब्रा घाटी एक जादुई और अछूती जगह है। नुब्रा घाटी तक पहुंचने के लिए पर्यटकों को लेह से खारदुंगला दर्रा लेना होगा, जो दुनिया का सबसे ऊंचा दर्रा है। पनामी गांव, इंसा मठ और दिस्कित मठ नुब्रा घाटी के मुख्य आकर्षक है। यह घाटी नुब्रा और श्योक नामक दो नदियों के बीच बसी है। आप यहाँ एक पर्यटक के तौर पर एक अलग संस्कृति का अनुभव करेंगे। यहाँ की खूबसूरत सड़कें आपका दिल जीत लेगी। घाटी के करीब पहुँचने पर रेत के टीलों के साथ सुनसान सड़क आपका स्वागत करती है। दिस्किट और हुंदर में बहुत सारे होटल, रूम, होम स्टे, रेस्टोरेंट, टेंट की भी सुविधा उपलब्ध है। इसलिए रात को आपको दिस्किट गांव जाना होगा, क्योंकि रात के वक्त यहीं ठहरने की व्यवस्था रहती है। अगर आपको शांत वातावरण पसंद है तो आप दिस्कित से 10 किलोमीटर दूर पश्चिम में हुंदर के मैदानी इलाके की यात्रा कर सकते हो। यहाँ आप 2 कुबड़ वाले ऊँट देख सकते हो, जो कि इंडिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, पर यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ ऊँटों को देखने के साथ कैफ़े में कॉफ़ी पीने का अपना ही मज़ा है। भारतीय और विदेशी सभी नागरिकों को नुब्रा घाटी का सफ़र करने के लिए प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेना पड़ता है। आप जैसे ही खारदुंगला पास जाओगे, वहाँ से आप प्रोटेक्टेड एरिया परमिट ले लो। इस परमिट के लिए, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, आप बने रहिए। परमिट के बारे में सारी जानकारियाँ आपको आज मैं इस वीडियो में, सभी एक ही वीडियो में, वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर आपको सारी जानकारियाँ दूंगा मैं। इस परमिट के लिए आप लेह के जिला आयुक्त ऑफिस या फिर अधिकृत ट्रैवल एजेंट के पास आवेदन कर सकते हो। खारदुंगला में प्रवेश करने से पहले इस परमिट की जाँच की जाती है। नुब्रा घाटी धरती पर स्वर्ग है और यह आपकी घूमने की लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए अगर आप लद्दाख जा रहे हो तो। यहाँ पे जाने से पहले आप क्या क्या देख सकते हो? बैक्टीरियन कैमल सफारी, 2 कुबड़ वाले ऊँट पे आप सवारी कर सकते हो। पनामिक विलेज, बहुत खूबसूरत विलेज है, वहाँ पे जाओ। यरबसो, सुमुर डिस्ट्रिक्ट मोनेस्ट्री, लाचुंग टेम्पल, हुंदुर, सैंड ड्यून्स, तुर्तुक, सामस्टालिंग मोनेस्ट्री, मैत्रिया बुद्धा, ये सब कुछ जगह हैं जो खूबसूरत जगह हैं। उस लोकेशन में आप वहाँ पे भी घूम सकते हो। चादर ट्रैक इसका नाम से ही समझ में आ रहा होगा। चादर ट्रैक, ये नदियाँ हैं, नदियाँ जो कि विंटर के टाइम पे पूरी तरह से बर्फ़ से कठोर हो जाती है, जिसके ऊपर स्केटिंग कर सकते हैं, तो इसे चादर ट्रैक के नाम से जाना जाता है। विंटर में ये बहुत ही आकर्षित और एडवेंचर के लिए बहुत ही फेमस है। लद्दाख में दूर दूर से लोग जाते हैं, ज़्यादातर यंगस्टर के लिए बहुत ही फेमस है। जाने के पहले बहुत सारी चीज़ें आप माइंड में रखो कि माइनस टेम्परेचर में आप जा रहे हो, तो आपका सॉक्स, आपका शूज़, जैकेट, बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको कैरी करना चाहिए। इमरजेंसी के टाइम पे मेडिसिन, अगर ज़रूरत पड़े तो ऑक्सीजन की, अगर आपका किसी तरह का कुछ जैसे कि कुछ बीमारियां हैं अगर कुछ, तो आप बचे इन सब जगहों में जाने से, क्योंकि बहुत ही मुश्किल हो जाती है। ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम है, तो समुद्र तल से बहुत ही ऊंची जगहों पर है। तो चादर ट्रैक लेह लद्दाख के सबसे कठिन और सबसे साहसिक ट्रैक में से एक है। इस ट्रैक को चादर ट्रैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जांस्कर नदी सर्दियों के दौरान नदी से बर्फ़ की सफ़ेद चादर में बदल जाती है। आपको यह भी बता दें कि चादर फ्रोजन रिवर ट्रैक दूसरे ट्रैकिंग वाली जगह से बिल्कुल अलग है। सर्दियों में यहाँ पर जांस्कर नदी जम जाती है और बर्फ़ की एक सफ़ेद चादर के रूप में तब्दील हो जाती है, और उसके ऊपर कई अनेक ट्रैक एक्टिविटी आयोजित करवाई जाती है। चादर ट्रैक भारत का एक रोमांचक व साहसिक ट्रैकिंग रूट है, जिसे केवल सर्दियों में ही किया जा सकता है, क्योंकि इस दौरान यहाँ हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ बीत जाती है। चादर ट्रैकिंग रूट पर इसलिए भी ट्रैवलर्स आना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें सर्दियों में बर्फीली ट्रैकिंग और गर्मियों में रिवर राफ्टिंग का मौका मिल जाता है। गर्मी में आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हो, यहाँ सर्दियों में आपको स्केटिंग वगैरह आप कर सकते हो, जो कि बहुत ही फेमस है। इस दौरान जांस्कर नदी अपने पूरे वेग में बहती है सर्दियों में, जिसे देख रिवर एडवेंचर के शौकीन काफ़ी उत्साहित हो जाते हैं। अगर आप भी साहसिक एडवेंचर का शौक़ रखते हैं तो गर्मियों के दौरान आप यहाँ भरपूर आनंद उठा सकते हो। यह पूरा पैदल ट्रैकिंग रूट लगभग 105 किलोमीटर का है, 105 किलोमीटर, जहाँ रोज़ाना 15 से 17 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। पहाड़ों के बीच यह पूरा बर्फीला सफ़र काफ़ी रोमांचक एहसास दिलाता है। यहाँ एडवेंचर के साथ साथ प्राकृतिक खूबसूरती का लुत्फ़ भी उठाया जा सकता है। चादर ट्रैक आने का सबसे सही समय जनवरी और फरवरी है, विंटर के टाइम पे। पूरी तैयारी के साथ आना दोस्तों, अगर आप आ रहे हो चादर ट्रैक करने,
क्योंकि इस दौरान तापमान काफ़ी नीचे चला जाता है, जिससे यह पूरी नदी एक कांच की तरह दिखने लगती है और बर्फ़ काफ़ी सख्त हो जाती है। अगर आप चादर ट्रैक का पूरा आनंद लेना चाहते हैं इस दौरान ही यहाँ आए। और हाँ, साथ में गर्म कपड़े आवश्यक सामान लाना ना भूलें, मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार। यहाँ के नज़दीक रेलवे स्टेशन जम्मू तवी है, जो भारत के मुख्य शहरों से जुड़ा हुआ है। लेह से जांचकर आप टैक्सी के ज़रिए पहुँच सकते हो। जम्मू तवी से आप आ सकते हो और नज़दीकी रेलवे स्टेशन पड़ता है। यहाँ पे सबसे आपको कुछ ध्यान देने लायक कुछ बातें हैं। फिजिकल फिटनेस आपका ठीक होना चाहिए। पुअर पैकिंग लाइक रॉन्ग शूज़, क्लोथ्स एट्सेट्रा, जो कि आप पुअर पैकिंग करते हो तो आपको बहुत सफ़र करना पड़ेगा। ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ जनवरी एंड फरवरी टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन -5 डिग्री टू -25 डिग्री सेल्सियस। तो आप समझ सकते हो सियाचिन में जो हमारे सोल्जर्स जो सर्व कर रहे हैं उनके भी अलग टाइप के क्लोथ होते हैं। तो आप ये सब -डिग्री सेल्सियस है, तो आप जाने से पहले एक प्लान बना के चलो, एक कैसे आपको सब चाहिए ज़रूरी चीज़ें आप लेकर आओ, उसके बाद ही आओ। खारदुंगला पास काफ़ी फेमस जगह है। खारदुंगला पास से ही आप परमिट शुरू होता है, चाहे आप टूरिज़्म के लिए जाओ, चाहे आप इंडियन सिटीजन हो, चाहे आप फॉरेनर हो, आप जा सकते हो। एक पास में ज़्यादा कुछ पैसा नहीं लगता है, 20 रुपीज़ जैसा लगेगा, आपको आराम से बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। आप ब्रोकर से बचें और आप जो मैं बता रहा हूँ आप कृपया करके उसे सुन लें। खारदुंगला दर्रा, जिसे आमतौर पर खरजोंगला कहा जाता है, यह सियाचिन ग्लेशियर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेचिंग पास है, जो 5602 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सक्षम पास होने का दावा करता है। बताया जाता है कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता हवा यह महसूस करवाती है जैसे कि आप दुनिया के शीर्ष पर हो। हाल के वर्षों में यह स्थान मुख्य पर्यटन स्थल बनकर उभरा है। लद्दाख सीमा का यह रास्ता यहाँ की राजधानी लेह के उत्तर दिशा में है, जो श्योक और नुब्रा पहाड़ी इलाकों के द्वारा ये जा रहा है। यहाँ से ही आप जा सकते हो उन जगहों पर। इसके उत्तरार्ध में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। इस पास के जरिए ही सियाचिन ग्लेशियर तक सामानों को ले जाया जा सकता है। आप लेह से निजी गाड़ी या मोटरसाइकिल बुक कराकर भी जा सकते हो। यहाँ जाने से पहले आपको लद्दाख के ही डीसी ऑफिस से इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको हर चेकिंग पॉइंट पर मिलिट्री वालों को दिखानी होगी। पर्यटकों को खारदुंगला दर्रा घूमने के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है, जिसका शुल्क 20 रुपये, सिर्फ 20 रुपये है। अगर आप खुद ही यहाँ मोटरसाइकिल चलाने का अनुभव लेना चाहते हैं तो दिल्ली में इसका भी इंतजाम है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं या फिर आप लेह से भी ले सकते हो। और अगर आप खुद अपने घर से अगर आप निकल रहे हो तो वहाँ से भी आप आ सकते हो। आज सभी संभव है, सब कुछ संभव है, रोड की फैसिलिटी है, बहुत कुछ है। आज लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं अपने बाइक से ही, अपने जहाँ से आप किराए पर मोटरसाइकिल बुक कराकर अपने सफ़र पर निकल सकते हो। भारी बारिश और बर्फबारी के कारण खारदुंगला दर्रा जुलाई से अगस्त और नवंबर से फरवरी तक बंद कर दिया जाता है। ध्यान से सुने, भारी बारिश और बर्फबारी के कारण खारदुंगला दर्रा जुलाई से अगस्त और नवंबर से फरवरी तक बंद कर दिया जाता है। सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून और सितंबर से अक्टूबर के बीच का समय होता है। गर्मियों के दौरान खारदुंगला पास की सड़कें सूखी होती है, जिससे आपको मार्ग कम खतरनाक लगेगा। और इन दिनों खारदुंगला दर्रा का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो आपकी यात्रा के लिए अनुकूल है। आप इतना ये कर सकते हो, इसमें आप आराम से टूरिज़्म के लिए घूम सकते हो। हालांकि रातें ठंडी हो सकती है जब पारा 7 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। खारदुंगला पास के आसपास होटल मिल जाएंगे। खारदुंगला दर्रा में उचित चिकित्सा सुविधा का अभाव है, इसलिए कुछ सेफ्टी किट और प्राथमिक चिकित्सा किट साथ लेकर ही यात्रा करें। अपनी बाइक में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल भराकर ही यात्रा करें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। सो मोरिरी लेक पैंगोंग लेक के बाद में सबसे ज़्यादा फेमस है सो मोरिरी लेक। लोग ज़्यादातर पैंगोंग लेक घूमने के बाद में नेक्स्ट उनका जो टारगेट होता है सो मोरिरी लेक होता है। बहुत जन जाते हैं, बहुत जन नहीं भी जाते, क्योंकि ये सी लेवल से बहुत ही हाई पे है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल की थोड़ी प्रॉब्लम है, जिसके कारण लोग सो मोरिरी नहीं जाकर लद्दाख ही घूम लेते हैं। पर एडवेंचर के लिए बहुत जन जाते हैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जगह हैं और आप बहुत कुछ देख सकते हो। तो यहाँ 17वीं शताब्दी में बना 9 मंजिला पैलेस देखने लायक है। इसे लेह पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। लेह महल सिंगे नामग्याल ने बनवाया था। यहाँ पर आप भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े चित्रों को देख सकते हैं। महल की इमारत लहासा में पोताला पैलेस, जो कि तिब्बत में है, काफ़ी हद तक उसी की तरह है।
लेह पैलेस अपने समय की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है, जिसमें 9 मंजिलें हैं। यह लेह महल पूरे शहर का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। इस महल में शाही राज परिवार रहा करता था। यह हवेली लेह के कई शासन कालों का जीता जागता प्रमाण है। ज़्यादा ठंड होने की वजह से यहाँ पर गर्मियों के दौरान दिनों में जाना सब होता है। आपके लिए ये ज़रूरी सलाह है कि ठंड के मौसम में आप यहाँ बिल्कुल भी ना आए। इस जगह पर जनवरी से मार्च के महीने जलवायु अपनी चरम सीमा पर होती है। इस समय के दौरान झील पूरी तरह से जम जाती है, जिस वजह से इसके आसपास रहना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है। अक्टूबर के महीने से यहाँ गर्मी की शुरुआत होती है और पर्वतों पर जमी बर्फ़ पिघलनी शुरू होती है। पर्वतों के बर्फ़ पिघलने के दौरान इस झील की खूबसूरती बिल्कुल अलग और देखने लायक होती है। अगर आप यहाँ जाना चाहें तो आपके लिए यहाँ जाने का सबसे सही समय जो है वो है मई से अगस्त के बीच। मई से अगस्त के बीच जाए। तापमान में थोड़ी ज़्यादा गिरावट होने की वजह से पर्यटक व यात्री इस झील की तुलना में सबसे ज़्यादा पैंग झील की सैर पर जाते हैं। ऊंचाई की वजह से यहाँ ऑक्सीजन की थोड़ी कमी महसूस होती है। सितंबर महीने में यहाँ का रंगीन वातावरण तैयार होता है। पर्यटक यहाँ रहने के लिए टेंट बनाकर तैयार करते हैं। टेंट के अलावा यहाँ आपके लिए गेस्ट हाउस और रहने की अन्य सुविधा भी उपलब्ध है। लेह से यहाँ पहुँचने के लिए सड़क मार्ग कुछ इस प्रकार है। लेह से कारू से उपशी से कुंडाक से केरे से चुमाथांग से माहे से सुमडो से सोमोरिरी। तो ये जगह आप जा सकते हो। और अगर और भी कुछ जानकारियाँ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलो, मैं उसके साथ पूरी जानकारियाँ के साथ और भी आप इस वीडियो में मैंने आपको वैसे पूरी जानकारियाँ दी हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको लास्ट में मैप भी दिया है, वो मैप भी आप देख सकते हो। बाइकर्स को बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है, फिर जो भी जा रहा है, नई जगह है, ये डिस्प्यूटेड लैंड है तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारियाँ उपलब्ध नहीं होती है, नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। आप गूगल मैप कहीं कहीं इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं नहीं कर सकते हो, बहुत ही मुश्किल होती है। तो इसलिए मैं मैप भी आपको दिया हूँ, क्योंकि मैप के साथ साथ आप उन जगहों को भी आप देख पाएँ। तो बहुत सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। अगर आपको लगता है कोई छुट्टी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलो, मैं आपको उन सभी चीज़ों की जानकारियाँ आपको मैं एक अलग वीडियो बनाकर दूंगा। लेह महल, लेह पैलेस के नाम से जाना जाता है। यहाँ 17वीं शताब्दी में बना 9 मंजिला पैलेस देखने लायक है। इसे लेह पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। लेह महल सिंगे नामग्याल ने बनवाया था। यहाँ पर आप भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े चित्रों को देख सकते हैं। महल की इमारत लहासा में पोताला पैलेस जो कि तिब्बत में है, काफ़ी हद तक उसी की तरह है। लेह पैलेस अपने समय की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है, जिसमें 9 मंजिलें हैं। ये लेह महल पूरे शहर का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ से आप पूरे शहर को देख सकते हो, लेह शहर को। इस महल में शाही राज परिवार रहा करता था। यह हवेली लेह के कई शासन कालों का जीता जागता प्रमाण है। लेह पैलेस राजा सेंगे नामग्याल द्वारा 17वीं सदी में बनाया गया था। महल की इमारत लहासा में पोताला पैलेस जो कि तिब्बत में की तरह है। जब डोगरा के बलों ने 19वीं डोगरा के सैनिकों ने जब डोगरा रेजिमेंट आपको पता ही होगा, इंडियन सोल्जर में है। डोगरा के सैनिकों ने जब 19वीं सदी में लद्दाख पर कब्जा कर लिया था, तब शाही परिवार को महल छोड़ना पड़ा था और उन्हें स्टोक पैलेस जाना पड़ा था। यह महल 9 मंजिलों का है, जहाँ ऊंची मंजिलों में शाही परिवार और नीचे की मंजिलों में स्टोर रूम और अस्तबल जहाँ की घोड़े वगैरह रहते हैं। अब इस महल की देखरेख पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा की जाती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी इसका देखरेख करता है, परंतु इसकी हालत अत्यंत जर्जर है। बहुत कुछ अभी डिस्ट्रॉय हो चुका है। इस जगह का दौरा करने वाले पर्यटक सिंधु घाटी की खूबसूरती का आनंद उठाने के साथ साथ आसपास के क्षेत्र जैसे कि स्टोक, कांगड़ी और लद्दाख पर्वत श्रृंखला का भी मजा ले सकते हैं। सूरज ताल लेक आप जिस्पा जैसे ही क्रॉस करोगे हिमाचल प्रदेश, सबसे फर्स्ट आप सूरज ताल ही आप विज़िट करोगे। बहुत ही खूबसूरत जगह, यहाँ से ही आपका शुरुआत होता है लद्दाख में। जिस्पा सूरज ताल, फिर सरचू क्रॉस करके ही आप लद्दाख इंटर करते हो। तो 40 किलोमीटर है ये जिस्पा से। आप मैप वगैरह सभी मैं लास्ट में दिया हूँ, उसमें आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो पूरी ब्लू पानी है और बहुत ही खूबसूरत जगह है।
शांति स्तूप को लेह में एक प्रमुख पर्यटन स्थल माना जाता है, जो समुद्र तल से 4,267 मीटर की ऊंचाई पर है। 4267 मीटर ऊंचाई पर ये स्थित है। सड़क मार्ग से ये 5 किलोमीटर की दूरी पर है। लेह लद्दाख के मशहूर स्थलों में से एक शांति स्तूप यहाँ का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जो एक सफ़ेद गुदुम वाला स्तूप है, सफ़ेद रंग का है। शांति स्तूप का निर्माण एक जापानी बौद्ध भिक्षु ग्योम्यो नाकामुरा द्वारा किया गया था और 14वें दलाई लामा द्वारा खुद को स्थापित किया गया था। आप लेह शहर से 500 सीढ़ियाँ चढ़कर स्तूप तक पहुँच सकते हैं। यह स्तूप अपने आधार पर बुद्ध के अवशेष रखता है और यहाँ के आसपास के परिदृश्य का मनोरम दृश्य प्रदान करता है। इस स्तूप का निर्माण 1983 में परम पावन दलाई लामा के आदेश पर किया गया था। दलाई लामा ने आदेश देते हुए कहा था कि ऐसा करने से भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को आम जन तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। ये स्थान लेह से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो लेह पैलेस के पास स्थित है। इस स्तूप के निर्माण का पूरा काम 1991 में पूरा हुआ और जिसका उद्घाटन 14वें दलाई लामा तेंजिंग ग्वात्सो ने किया था। लेह आने वाले पर्यटक इस स्थान तक जीप और टैक्सियों के माध्यम से पहुंच सकते हैं। इस स्तूप पर चढ़ने के बाद पूरा लेह शहर नज़र आता है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। शांति स्तूप को बौद्ध धर्म के 2500 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बनाया गया था। 2500 ईयर्स पूरे होने पे बनाया गया था। तो जान सकते हो आप, बहुत सारे आप देख सकते हो बौद्ध धर्म के बारे में भी, जो कि हमारे देश से निकला हुआ एक धर्म है और पूरे विश्व में फैला है। तो आप इसके बारे में भी आप देख सकते हो। इस शांति स्तूप के अलावा लद्दाख ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में एक भी शांति स्तूप नहीं है। सिर्फ लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में भी ऐसा शांति स्तूप नहीं है और इस स्तूप की बौद्ध धर्म की दृष्टि से बहुत मान्यता है, जिसकी वजह से इस स्तूप में पर्यटकों को जाना बेहद पसंद होता है। लेह से शांति स्तूप की दूरी 5 किलोमीटर है, जिसकी वजह से पर्यटकों के पास कम समय होते हुए भी वे लोग इस स्तूप को देखने के लिए ज़रूर जाते हैं। तो आप भी जाएं, एक बार ज़रूर घूमें। स्टॉक पैलेस म्यूजियम, स्टॉक पैलेस लेह में ही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, राजा सेसपाल तोंडुप नामग्याल द्वारा 1825 में स्टॉक पैलेस म्यूजियम का निर्माण कराया गया था। इस म्यूजियम में पुराने सिक्के, शाही मुकुट, शाही परिधान, शाही जो कपड़े हैं वह अन्य शाही वस्तुएं और लद्दाख के चित्र आदि आप देख सकते हैं। लद्दाख में स्टॉक पैलेस एक महत्वपूर्ण महल है। यहाँ घाटी पर शासन करने वाले राजाओं और उनके परिवारों के गहने, आभूषण, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित संग्रहालय म्यूजियम है एक, जिसमें कि पूरी तरह से आप देख सकते हो इस म्यूजियम में। महल का निर्माण 1825 में राजा तेसीस चाल टोंडप नामग्याल ने किया था। महल घूमने के लिए पर्याप्त समय लेकर जाए। 4 से 5 घंटे महल और म्यूजियम को देखने में लग जाते हैं। तो आप ज़रूर जाएं। आप एंशिएंट टाइम और मिडिवल टाइम के जो इनके इतिहास हैं और जो लद्दाख के इतिहास है उनसे जुड़े और देखें, आपको अच्छा लगेगा। हुंदुर कैमल सफारी, जिसका कि मुझे इंतज़ार था और शायद आपको भी इसका इंतज़ार था। हुंदुर दुनिया के सबसे ठंडा मरुस्थल है। आप रेत के टीलों पर ऊंट सफारी का आनंद ले सकते हो। पहाड़ की तस्वीरों से ढके रेत के टीलों का नज़ारा कमाल का होता है। राजस्थान में भी है जैसलमेर, वहाँ पे भी सैंड ड्यून्स है। बिल्कुल अलग है ये राजस्थान से, क्योंकि यहाँ पे वो पूरा गर्म जगह है, ये पूरी ठंड जगह है। यहाँ पे भी रेगिस्तान है, वहाँ पे 1 कुबड़ वाले ऊँट है, यहाँ पे 2 कुबड़ वाले ऊँट है। आपको बिल्कुल अलग ही नज़ारा मिलेगा। जानकारी के लिए बता दूं, मैं राजस्थान जा चुका हूँ, जैसलमेर, वहाँ पे कैमल सफारी कर चुका हूँ, जो कि यहाँ से बिल्कुल अलग है। दोनों का एक अलग अलग मज़ा है। आप ज़रूर जाएं। हुंदुर गांव में बुनियादी सुविधाओं वाले गेस्ट हाउस और निजी होटल उपलब्ध है। ग्रामीण मामूली किराए पर होम स्टे भी प्रदान करते हैं, जिसमें भोजन भी शामिल है। नुब्रा ऑर्गेनिक फार्म कैंपिंग जाने की योजना बनाने वालों में लोकप्रिय है। टूर ऑपरेटर ज़्यादातर निजी समूह उच्च मौसम के दौरान हुंदुर में टेंट आवास की पेशकश करते हैं। सर्दी काफ़ी कठोर होती है और लद्दाख मौसम के दौरान बर्फ़ से ढका रहता है। यात्रा केवल गर्मियों के दौरान ही संभव है, जो कि जून से अगस्त के महीने में है, जो हुंदुर जाने का सबसे अच्छा समय है। तो इस समय में आप जाएं और आप एक खूबसूरत पल आप जरूर बिताएं। तुरतुक आप में से ज़्यादातर लोगों को इस नाम के बारे में जानकारी नहीं होगी।
तो चलिए चलते हैं, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तुर्तुक भारत के लद्दाख के लेह ज़िले में एक गांव है। यह श्योक नदी के किनारे लेह शहर से 205 किलोमीटर दूर नुब्रा तहसील में स्थित है। 1971 तक तुर्तुक पाकिस्तान के नियंत्रण में था, पाकिस्तान के कंट्रोल में था 1971 तक। इसके बाद भारत ने इस रणनीतिक क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त किया। भौगोलिक दृष्टि से तुर्तुक बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित है। बाल्टिस्तान जो कि पाकिस्तान पीओके में आता है, गिलगिट बाल्टिस्तान बोलते हैं पाकिस्तान सरकार उसे, जो कि जम्मू कश्मीर का ही इलाका है। तो उस क्षेत्र के अंदर, ये बाल्टिस्तान के अंदर आज भी आप जाकर देख सकते हो बाल्टी लोगों के रहन सहन, उनके लोकल फूड। और भारत में ऐसे 4 गांवों में से एक है। अन्य 3 त्याची, चुलुंगा और थांग चोरबत घाटी है। यह मुख्य रूप से एक मुस्लिम गांव है और निवासियों में ज़्यादातर बाल्टी, लद्दाखी और उर्दू सहित भाषाएं बोलते हैं। तुर्तुक भारत में आखिरी चौकी है, ये आखिरी चौकी है। इसके बाद से ही फिर इंडियन आर्मी कंट्रोल करती है और फिर पाकिस्तान शुरू होता है, जिसके बाद पाकिस्तान नियंत्रित गिलगिट बाल्टिस्तान शुरू होता है। तुर्तुक सियाचिन ग्लेशियर के प्रवेश द्वारों में से एक है। तुर्तुक सिल्क रूट का हिस्सा था। सिल्क रूट हमें पता होगा ना, सिल्क रूट जो कि अभी जो कि चीन से होते हुए पूरे विश्व में फैला हुआ था। आज भी चाइना उस रोड को एक नए तरह से जोड़ रहा है, पाकिस्तान से होते हुए वो रोड जा रहा है। इंडिया तो उसके लिए परमिशन नहीं दिया है, तो बांग्लादेश, म्यांमार और भी पूरे एशिया को जोड़ने के लिए वन बेल्ट वन रोड और ऑर्गेनाइजेशन एक चल रहा है, जो कि सिल्क रोड के ही आधार पर है। तो ये सिल्क रोड पहले ज़्यादा था, सिल्क के लिए चाइना बहुत ही फेमस था और दूसरे चीज़ों के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके लिए सिल्क देता था, और जो जो उनको ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लेता था। एक इतिहास है उसका भी, वो अलग है। तुर्तुक सियाचिन ग्लेशियर के प्रवेश द्वारों में से एक है। तो जैसा कि ये सिल्क रोड का हिस्सा था, गांव श्योक घाटी के एक हिस्से में है जिसे चोरबत घाटी कहा जाता है, जो कश्मीर के भारतीय प्रशासित और पाकिस्तान प्रशासित हिस्सों के बीच नियंत्रण रेखा तक फैला हुआ है। तुर्तुक की जनसंख्या मुख्य रूप से बाल्टी लोगों से बनी है। 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के अंत में तुर्तुक पाकिस्तान के नियंत्रण में आ गया। 3 अन्य गांव धोथांग, त्याक्षी और चोरबत घाटी भारत के नियंत्रण में आ गए। 1971 भारत पाक युद्ध के दौरान इस क्षेत्र को भारत के लद्दाख स्काउट्स और नुब्रा गार्ड्स ने पुनः कब्जा कर भारत के नियंत्रण में लाया। तो ये कुछ लोकल सोल्जर है, लद्दाख स्काउट्स और नुब्रा गार्ड्स, जो कि लद्दाख में भारत के इंडियन सोल्जर के साथ काम करते हैं और इन्होंने वापस लाया। तो आप घूम सकते हो, बहुत ही खूबसूरत जगहें हैं। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान दोनों देशों ने एक बार फिर ऐसे इस क्षेत्र में एक बड़ा संघर्ष किया। 1971 से तो भैया इंडिया ने पाकिस्तान से छीन लिया, पाकिस्तान को तो ये बात ये नहीं हुई। तो उसके बाद उन्होंने फिर मौका तलाशा 1999 में कि हमारा एक गांव छीन लिया, हमारा एक नहीं 4 गांव छीन लिया तुर्तुक के साथ साथ, तो अभी इसे वापस तो लाना होगा। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के शून्य बिंदु की ओर जाने वाली मेन रोड पर सैनिकों की याद में कुछ स्मारक बनाए गए हैं। बल्दी विद्वान सेज सोरिंग कहते हैं कि पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने इस क्षेत्र में जिहाद शुरू करने का प्रयास किया है। स्थानीय लोग अपनी वफादारी को लेकर भ्रमित हैं, क्योंकि वे पहले पाकिस्तानी नियंत्रण में रहते थे और उनमें से कुछ पाकिस्तानी सेना में सेवा भी कर चुके हैं। उनमें से कई के पास नियंत्रण रेखा के पार रहने वाले रिश्तेदार भी हैं और जो ISI द्वारा धमकी के अधीन है। स्थानीय लोगों को सेना द्वारा दिखाए गए विचारों के लिए आभारी कहा जाता है और वर्तमान में ऑपरेशन सद्भावना सेना की पहलों का समर्थन करते हैं। 2010 में पर्यटकों के लिए तुर्तुक खोला गया था। गांव श्योक घाटी का हिस्सा है, तो हालांकि एक मुस्लिम गांव श्योक नदी के ऊपर पठार पर स्थित एक गोम्पा है और गांव में देखने के लिए एक पुराना शाही घर है। तुर्तुक भारत के कुछ स्थानों में से एक है जहां कोई बाल्टी संस्कृति देख सकता है और गांव में कुछ होम स्टे और गेस्ट हाउस मिल सकते हैं। यह आखिरी बड़ा गांव है जहां नियंत्रण रेखा से पहले पर्यटक गतिविधि की अनुमति है। कारगिल नाम से हम सभी परिचित हैं। जो भी पर्यटक ले लद्दाख आता है वो एक बार देश के उस यादगार हिस्से में आना जरूर चाहता है, जो ना सिर्फ इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है, बल्कि उसका नाम सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है।
हम बात कर रहे हैं कारगिल की। कारगिल वार मेमोरियल आप ज़रूर जाएं। टाइगर हिल भी देख सकते हो। तो बहुत ही अच्छी अच्छी जगहें हैं जहाँ से आप उसके बाद ही पाकिस्तान शुरू होता है। कारगिल नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के बाल्टिस्तान के पश्चिम और दक्षिण में कश्मीर घाटी के पास स्थित है। कारगिल 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का एक मुख्य केंद्र रहा है। टाइगर हिल जो कि ऑपरेशन विजय के नाम से प्रसिद्ध है, तो आप ज़रूर जाएं और बहुत सारी आप यादगार पलों को आप रिविजिट कर सकते हो। हमारे सोल्जर की सेक्रीफाइस, और उन्होंने जो सबसे कठिन युद्धों में से एक था, पहाड़ी के ऊपर सैनिक थे और नीचे इंडियन सोल्जर थे, फिर भी उन्होंने उस युद्ध को जीता है। और बहुत ही आप इमोशनल से जुड़ा हुआ चीज़ है। आप ज़रूर जाएं और रिविजिट करें उसी यादगार पलों को। हॉल ऑफ फेम। कारगिल युद्ध में भारतीय सूरमाओं की गाथा सुनाने वाला ये हॉल ऑफ फेम पर्यटकों का सिर गर्व से ऊंचा कर देता है। कारगिल युद्ध के आकर्षण से पर्यटक यहाँ जाए बिना रह नहीं पाते हैं। टूरिस्ट सर्किट पर महत्वपूर्ण पड़ाव यह हॉल ऑफ फेम देशभक्ति के सार को प्रदर्शित करता है। भारतीय सैनिकों की बहादुरी और उनकी साहसिक उपलब्धियों का बखान करता है। जैसे ही आप ओपी विजय गैलरी से गुजरेंगे तो वहाँ आपको कारगिल युद्ध में इस्तेमाल किए गए हथियार दिख जाएंगे। सियाचिन ग्लेशियर और अन्य स्थानों पर पहने जाने वाले युद्ध की ड्रेस देखते हुए जो आप गर्व से फूले नहीं समाएंगे। सैनिकों द्वारा उनके परिवारों को लिखे गए पत्र, इस क्षेत्र में लड़े गए युद्धों के दौरान ली गई तस्वीरें और कारगिल युद्ध पर 30 मिनट की डॉक्यूमेंटेशन कुछ ऐसे आकर्षण हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर खींच ही लेते हैं। इस भवन की दूसरी मंजिल पर भारतीय सेना द्वारा बंदूकों और अन्य युद्धक शास्त्रों को पाकिस्तानी सेना के साथ टकराव के दौरान प्रदर्शन के रूप में रखा गया है। संग्रहालय में एक स्मारक की दुकान भी है। हॉल को एक संग्रहालय के अंदर बनाया गया है जिसे भारतीय सेना द्वारा उन सैनिकों को सम्मान में बनाया गया है जो इस क्षेत्र में लड़े गए विभिन्न युद्धों के दौरान शहीद हुए हैं। लद्दाख में सेना की वीरता कुर्बानियों का इतिहास समेटने वाले हॉल ऑफ फेम को एशिया के सर्वश्रेष्ठ 25 संग्रहालयों की सूची में शामिल किया गया है। यह संग्रहालय देश के 5 संग्रहालयों में सबसे ऊपर है। टिप एडवाइजर ने यह सूची विश्व भर के यात्रियों की राय के आधार पर बनाई है। हॉल ऑफ फेम लद्दाख में आने वाले विदेश पर्यटकों को आकर्षित करता है। हर साल करीब 1.5 लाख पर्यटक इसे देखने आते हैं। हॉल ऑफ फेम का निर्माण लेह में वर्ष 1986 में हुआ था। इसमें सियाचिन ग्लेशियर व कारगिल में पाकिस्तान से हुए युद्धों के साथ अन्य सैन्य अभियानों में भारतीय सेना की उपलब्धियों के अलावा क्षेत्र की कला एवं संस्कृति को भी संजोया गया है। सियाचिन के बारे में हम सभी को पता होगा, 1984 का जो ऑपरेशन था उसमें कैसे सियाचिन को इंडियन सोल्जर ने उसको गेन किया, उसके बारे में भी सारे इतिहास और जो सोल्जर्स ने उसमें अपनी भागीदारी दी है उन सभी के नाम और उनकी उपलब्धियों को आप देख सकते हो हॉल ऑफ फेम में। तो ज़रूर जाना ना भूले। एक मुख्य टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये लद्दाख में। हेमिस नेशनल पार्क में आप ज़रूर जाएं। वहाँ पे आप बहुत कुछ देख पाओगे। यह भारत में हिमालय के उत्तर में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और जो कि एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। आप जो कि पहले 600 स्क्वायर किलोमीटर में था, अभी 4400 स्क्वायर किलोमीटर में बन चुका है। यहाँ पे आपको गोल्डन ईगल, लैमर्जियन गिद्ध, हिमालयन ग्रिफन और भी लुप्त प्राय आपको जानवरें मिल जाएंगी। वुल्फ, बहुत सारे पंछियाँ आप देख पाओगे यहाँ पे। सबसे अच्छा टाइम जाने का है मई से अक्टूबर के बीच में। यहाँ पे भी ज़रूर जाएं आप। मैग्नेटिक हिल के बारे में कहा जाता है कि गाड़ियों को अगर आप वहाँ पे छोड़ दो और ड्राइवर अगर नीचे आ जाए, बिना गाड़ी चलते वो गाड़ी को माउंटेन अपनी ओर खींचती है, मतलब बिना ड्राइवर के गाड़ियाँ चलती है माउंटेन में, ऐसा कहा जाता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से एक बोर्ड भी लगी हुई है। मैग्नेटिक हिल को ग्रेविटी हिल के नाम से भी जाना जाता है। इसको ग्रेविटी हिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव बहुत स्पष्ट रूप से नज़र आता है। यह एक पहाड़ी इलाका है जहाँ पर वाहन अपने आप पहाड़ी की तरफ मुड़ जाते हैं। वैज्ञानिकों ने इसी कारण इस हिल को मैग्नेटिक हिल या ग्रेविटी हिल के नाम से पुकारा है। यह समुद्री तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मैग्नेटिक हिल लेह से 30 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है।
इस हिल के पूर्व में सिंधु नदी बहती है, इंडस रिवर। यह पहाड़ी एक तरफ से का ऑप्टिकल भ्रम पैदा करती है। दुनिया के सबसे रहस्यमय चीज़ों में मैग्नेटिक हिल का नाम भी दर्ज है। अतः आप आए और इस पहाड़ी के वैज्ञानिकता का एक अद्भुत उदाहरण को अपनी आंखों से स्पष्ट देखें। पहाड़ी से लेह लद्दाख का एक खूबसूरत सुंदर नज़ारा आप देख पाओगे, तो यहाँ भी आप ज़रूर जाए। सियाचिन हम सभी जानते हैं सियाचिन के नाम से, और अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए एक इंडियन के तौर पे आपको सियाचिन के बारे में। सियाचिन जहाँ से इंडियन सोल्जर पाकिस्तान और चाइना दोनों पे नज़रें रखती है। पहले सियाचिन का कोई बॉर्डर कुछ नहीं था इसके बारे में। 1984 के पहले पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारी एक्टिविटी हुई और उसे टूरिस्ट के लिए खोला जाने का बहुत सारा प्रस्ताव आया। उसके बाद इंडियन सोल्जर्स ने एक ऑपरेशन चलाया और 1984 में सियाचिन को इंडियन सोल्जर ने अपने कंट्रोल में लाया है। सियाचिन टूरिस्ट के लिए अभी हमारे रिसेंटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था सियाचिन को टूरिस्ट के लिए ओपन किया जाएगा। अभी तक इसके बारे में कुछ पॉजिटिव ये नहीं है, क्योंकि बहुत माइनस में ये यहाँ पर टेम्परेचर है। परमिशन के साथ आप जा सकते हो। इसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है। आप सोच सकते हो एक अंडे को बॉयल करने के लिए ही आपको मतलब 20 से 25 सीटी आपको मारना पड़ेगा कुकर को, तब जाकर आपका एक बॉयल होगा। तो मतलब यहाँ पे इतना ठंड है और इतना माइनस पे आप टेम्परेचर है। यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटी है, या यंगस्टर के लिए ये एक थोड़ा अट्रैक्शन करता है। तो आप अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, पर पूरी जानकारी के साथ जाए। और अभी गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तरह से कुछ खबरें नहीं आई हैं कि इसे ओपन कर दिया गया है, अभी सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है। तो सियाचिन नाम तिब्बती भाषा बाल्टी से निकला। इसमें सिया का मतलब है गुलाब और चीन का अर्थ है बिखरा हुआ। तो इस तरह से सियाचिन का अर्थ हुआ वो जगह जहाँ गुलाब बिखरे हुए होते हैं। गुलाब यानी बर्फ़ ही बर्फ़ बिखरे हुए होते हैं। यहाँ चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ है और लगातार अंधड़ चलता रहता है। यही वजह है कि देश के लिए सामरिक दृष्टिकोण से बेहद अहम इस ग्लेशियर को मौत की घाटी भी कहा जाता है। ईयर 1984 से पहले इस जगह पर ना तो भारत और ना ही पाकिस्तान की सेना की उपस्थिति थी। बर्फीली रेगिस्तान मानते हुए इस ग्लेशियर को छोड़ दिया गया था। यहाँ तक कि 70 के दशक में शिमला समझौता के दौरान भी जगह के लिए सीमा निर्धारण नहीं हुआ था। लेकिन पाकिस्तान के साथ विवाद के बीच भारत ने ईयर 1984 के अप्रैल में पहली बार इस ग्लेशियर में अपने सैनिक भेजे। तब से साल के 365 डेज़ इंडियन सोल्जर्स वहाँ प्रेजेंट रहते हैं, इतने डेंजर प्लेस में। सियाचिन की ठंड का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हो कि यहाँ रात के समय तापमान -70 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ये इतना कम है कि जिंदा रहने के लिए सैनिकों को दुनिया भर के कपड़े पहनने होते हैं, जो खास इस सर्दी के लिए बने होते हैं। इसके बाद भी उन्हें जीने के लिए अलग मशक्क़त करनी पड़ती है। रात में अगर सैनिक लंबी नींद सोए तो उसे जान का खतरा होता है। यही कारण है कि थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें जागना और हाथ पैर हिलाने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि शरीर सुचारू तरीके से काम करता रहे, फेफड़े अपना काम करता रहे। वनस्पति की तो बात ही की जाए, यहाँ पे वनस्पति बहुत सारी, नीचे आने पर यहाँ पे कुछ खास बर्फीले जानवर भी देख पाएंगे और बहुत सारी विलुप्त हो चुकी प्रजातियाँ भी देख पाएंगे। बर्फीली चीते हैं, सफ़ेद भालू हैं, पहाड़ी बकरी है। तो ये सब आप देख पाओगे। सियाचिन ग्लेशियर की एक तरफ पाकिस्तान की सीमा है और दूसरी तरफ चीन की अक्साई चीन इस इलाके में है। भारत को इन दोनों देशों पर नज़र रखने के लिए अपनी सेना को हमेशा तैनात रखना पड़ता है। तो आप जा सकते हो, पर ज़रूरी नहीं कि जाया ही जाए। अगर मैं तो आपको बोलूँगा कि आप ये इंडियन सोल्जर्स बहुत सारी तैयारियों के साथ जाते हैं। हेलीकॉप्टर से फूड वगैरह आता है और कुछ खास कपड़े हैं इनके लिए, बहुत सारे इक्विपमेंट है। तो एक्टिविटी के लिए जाते हैं बहुत सारे लोग। अगर किसी ग्रुप से, अगर कहीं से अगर एक्टिविटी के लिए, तब जाएं। ऐसे इंडिविजुअल जाना ठीक नहीं होगा, बहुत ही ख़तरनाक जगह है। राफ्टिंग दोस्तों, यदि हम किसी भी पहाड़ी इलाके में घूमने जाते हैं तो वहाँ की स्पोर्ट्स साहसिक गतिविधियों के बारे में सर्वप्रथम सोचते हैं। लेह लद्दाख में बहुत सी पहाड़ियाँ और नदियाँ साहसिक गतिविधियों का केंद्र है। उनमें से प्रमुख गतिविधि है राफ्टिंग। लेह में राफ्टिंग जांस्कर नदी में की जाती है। लेह लद्दाख में जांस्कर नदी राफ्टिंग का एक प्रमुख स्थल है। जांस्कर नदी को भारत का ग्रैंड कैनियन भी कहा जाता है।
ग्रैंड कैनियन आपको पता ही होगा, विश्व में प्रसिद्ध है ग्रैंड कैनियन, बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। पर्यटक की यदि यहाँ आए तो अपनी गाइड की सलाह से राफ्टिंग के दौरान केवल ज़रूरत के सामान लेकर आए। गाइड के मार्ग निर्देशन के अनुसार वहाँ पर राफ्टिंग का भरपूर मज़ा ले सकते हो। जून से अगस्त के बीच में आप जा सकते हो, बहुत ही बेस्ट टाइम है, तो आप ज़रूर जाएं और इसकी मज़ा ज़रूर लें। बहुत ही एडवेंचर है और बहुत ही अट्रैक्टिव है। दोस्तों, अगर आप लद्दाख जा रहे हैं या आपने ड्रीम आप सोचे हैं कि आप कभी ना कभी इस जगह पर ज़रूर जाएंगे, तो आप इस पूरे वीडियो को देखें। मैं बहुत सारी जानकारियाँ लेकर आया हूँ इसमें। वीडियो थोड़ी लंबी है, आपको देखनी चाहिए पूरी वीडियो। बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी इस वीडियो में, स्किप ना करें, पेशेंस के साथ वीडियो को पूरी देखें। बहुत सारी जानकारियाँ मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। चांगटांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लेह लद्दाख में स्थित यह चांगटांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वनस्पति और जैव विविधता को अपने अंदर समाये हुए हैं। यह एक सुंदर झील के किनारे स्थित है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कई पंछी और लुप्तप्राय प्रजातियों को आश्रय मिला हुआ है। इसके अलावा यहाँ की वनस्पति की विविधता इसके सौंदर्य को भी अधिक निखारती है। आप यहाँ देख पाओगे बहुत सारे गधे हैं, याक है और जो स्नो में रहने वाली बकरियां हैं, गॉड। आप बहुत सारी चीज़ें देख पाओगे वहाँ पे, नई नई चीज़ें आप देख पाओगे ये सब चीज़। शॉपिंग एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। शॉपिंग जो कि आप एक याद के तौर पे कुछ खरीद कर लाते हो, अपने घर में रखते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ से ले सकते हो। लेह में बहुत मार्केट है और लेह लद्दाख का सबसे प्रमुख खरीदारी का स्थल है लेह मार्केट, जो शहर के बीचों बीच स्थित एक बेहद रोमांचक, मनोरंजक और रंगीन स्थल है। इस मार्केट में अनेक छोटे छोटे तिब्बती बाज़ार मौजूद है। यहाँ पर आकर पर्यटक करीब से लेह और लद्दाख की संस्कृति को महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर पश्मीना शॉल, चांदी से बनी चीज़ें और लकड़ी से बनी चीज़ें, ऊनी कढ़ाई के कपड़े बेहद प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा यहाँ पर पाए जाते हैं सेब, अखरोट। तो दोस्तों, यदि आप लेह लद्दाख में यात्रा करने आए तो यहाँ के लेह मार्केट जाना ना भूलें। यहाँ पे बहुत सारी नई नई चीज़ें आप लेकर आ सकते हो, तो उसे घर में रखें। आपको एक यादगार के तौर पे आप उसे देखोगे तो हाँ, मैंने गया था लद्दाख, तो ये उसे आप उस रंगीन यादों को आपको फिर ताज़ा कर देगी। तो ज़रूर जाओ, आप यहाँ पे ज़रूर घूमो। फूडी के लिए फूड तो भाई कहीं भी जाओ, फूडी इंसान फूड पहले ही खोजेगा। तो भाई फूड यहाँ पे इंतज़ार कर रहा है, याक चीज़, लोकल फूड, ये सब भी खाओ और एक नए अंदाज में, एक नए टेस्ट में आप एक यादगार पल को लेकर आओ। ये सब खा सकते हो, बहुत सारे रेस्टोरेंट है, लोकल फूड भी है, तो आप ये सब खा सकते हो। फूड में लालाज आर्ट कैफ़े बहुत फेमस है लद्दाख में, लेह में ही आपको मिलेगा। वहाँ पे आप जाकर बहुत सारी न्यू टाइप के डिशेस हैं जो कि लद्दाखी फूड है, वहाँ पे आप खा सकते हो। ये बहुत ही ओल्ड रेस्टोरेंट है। द कैफ़े हैज़ सम अमेजिंग कलेक्शंस ऑफ ब्लैक एंड वाइट सोल फोटोग्राफी। Also there are deep carvings in the entrance to downstairs. It's a perfect place for unwinding with your friends after a long day of arduous and tiresome adventure sports with a tall glass of Italian coffee भाई, लंबी गिलास में मज़ा लो भाई, और क्या है। और बाहरी नेचुरल सब व्यूज़ का मज़ा लो टी कॉफ़ी के साथ। हॉट बटर टी ये भी है, आप इन सब चीज़ों का आप इंजॉय करो, जा सकते हो। ये भी आप पता नहीं होगा तो आपको पता होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। फूड एक इंसान जुड़ा है, फूडी जो है वो समझ सकते हैं, तो जाओ और खाओ। सोकर लेक काफ़ी फेमस है लद्दाख में। सोकर लेक आप ज़रूर जाए, खारी पानी का झील है। अगर आप सो मोरिरी में हो, सो मोरिरी से सोकर लेक आप आराम से जा सकते हो। 2 रास्ते से जा सकते हो, एक लेह मनाली हाईवे और दूसरा पैंगोंग लेक से होते हुए। तो एक ये खारी पानी का झील है। मीठे पानी का भी एक झील है उसके पास में ही, स्टार्सपुक झील, जो कि वहाँ से मीठे पानी का झील इस झील में आता है। तो खारी पानी में आने के कारण भाई वो भी खारा हो जाता है, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं पैंगोंग, और इसमें भी सेम कहानी है। पर बहुत खूबसूरत जगह है, आप देख सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर जाएं और एक खूबसूरत पल का एहसास करो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अभी तक जो इस वीडियो में बने हुए हैं, स्वागत है उनका इस बहुत ही ख़ास टॉपिक पे।
जिसकी लोगों को जानकारियाँ नहीं होती है और उन्हें पता नहीं होता है। बहुत सारी नए नए टाइप के प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ये सब चीज़ों को जानकारियाँ मैं शुरू कर रहा हूँ, कृपया बने रहें। तो जुले वर्ड आपको याद होना चाहिए। लद्दाख एंटर किए, जुले वर्ड को गीट बांध लो। इसका मतलब है हेलो, थैंक यू, गुड बाय। पेट्रोल लेने गए, लोकल फूड खरीद रहे हो, किसी प्लेस के बारे में जानकारी ले रहे हो, आपको कहीं भटक गए हो, जुले वर्ड याद रखो। सेकंड जो है, लद्दाख का मौसम मिनटों में बदलता है, कभी गर्म तो कभी ठंड। तो आपको जाने के साथ ही घूमना शुरू नहीं करना चाहिए। 2 दिन आप लेह में रुको, उस इन्वायरमेंट के अनुसार आप उसमें ढलो। उसके बाद आप धीरे धीरे घूमने के लिए निकलो और ऊँची और अपनी, क्योंकि चढ़ाई शुरू होती है, आप ऊँची की तरफ जा रहे हो, ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा तो आप बहुत सारी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। गंभीर सिर दर्द, अनकॉन्शियसनेस, बेचैनी, सोचने में असमर्थता। फिर ये सब आपको 2 दिन यात्रा के दौरान आप आसपास घूमो, जो सब अब महल है, मोनेस्ट्री है, थिक्से, हेमिसी, नीमो, स्टोक, ये सब छोटी छोटी यात्रा कर लो 2 दिन में आसपास, ठीक है। वो लद्दाख नो प्लास्टिक जोन है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, हम इंडियन जानते हैं ट्रेन से हम जैसे खाते हैं और बाहर फेंक देते हैं विंडो से, तो ऐसा मत करो भाई। आप जा रहे हो तो थोड़ा सा, ये आपका इंडिया है, ये आपका है। अब ऐसा नहीं है कि रेलवे आपकी संपत्ति है तो आप पंखे खोल के लेके चले जाओ घर। ये लद्दाख है भाई, यहाँ पे आप थोड़ी सी आप इसे अपना समझ के यहाँ पे गंदगी मत करो। आप डस्टबिन को रखो अपने साथ, कहीं जहाँ पे डस्टबिन फेंकने की जगह है वहाँ पर फेंको। नो प्लास्टिक जोन है, नो प्लास्टिक मत फेंको इस सब जगह में, क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक वेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। तो एक लंबा टाइम लगता है और ये हमारे मिट्टी के लिए भी ठीक नहीं होता है। तो इसको आप बिल्कुल मानो, रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, इसे बिल्कुल मानो आप। तो 7 रुपये में भरवाई जा सकती है प्लास्टिक बोतल को यहाँ बने इकोलॉजिकल सेंटर में। आपको इन्हें कहीं भी फेंकना नहीं है। अगर लद्दाख में किसी दूर दराज के इलाके में घूमने भी जा रहे हैं तो पर्यावरण का ख्याल रखें। अनावश्यक कूड़ा वहाँ फेंकने के बजाय इसे अपने साथ ले जाए और होटल में बने कूड़ेदान पर आप उसे फेंक सकते हो। फोर्थ, यहाँ पब्लिक प्लेस और कैब के अंदर स्मोकिंग अपराध है। आप अगर स्मोकर हो तो स्मोकिंग मत करो भाई। स्मोकिंग पब्लिक प्लेस और कैब के अंदर बिल्कुल भी मत करो, रिक्वेस्ट है भाई। आप ऐसा करने से बचे जो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना ड्राइवर आपको नम्रता से ऐसा करने से मना करेगा। तो किसी के बोलने से पहले ही आप उसे बोलने का मौका मत दो। ज़्यादा ऊंचाई के कारण कई बार लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ होती है। एक्यूट माउंटेन सिकनेस के बारे में आपने सुना होगा। यह परेशानी ज़्यादा ऊंचाई के इलाकों में जाने से होती है, इसलिए यहाँ आप केमिस्ट से एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर भी ज़रूर जाएं, जो कि 500 के आसपास आपको मिल जाएगा। ये सब कुछ जानकारियाँ हैं। तो चलिए कुछ और जानकारियाँ लेते हैं नेक्स्ट। और एक चीज़, अगर बजट का प्रॉब्लम है और आपको एक सस्ता होटल चाहिए तो लेह सिटी में ही आपको चिंग्सपा रोड के आसपास आपको गेस्ट हाउस वगैरह मिल जाएंगे। आप अपने बजट के अनुसार ले सकते हो। लो बजट से हाई बजट के बीच में आपको रेस्टोरेंट वगैरह और होटल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। यदि आप उच्च रक्तचाप, ब्लड का अगर कुछ प्रॉब्लम है, आपका उच्च रक्तचाप, हार्ट पेशेंट हो, अस्थमा है, तो आप इन सब जगहों में जाने से बचें और एक ऑक्सीजन आप ज़रूर ले लें। ऑक्सीजन सिलेंडर आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। और ठंडी जगहों पर जाते हो तो आपको पता है कि प्यास कम लगती है, तो 1 लीटर से ज़्यादा पानी पिएं, वरना एक बीमारी है AMS, उसकी आप शिकार हो सकते हो। तो पानी पिएं 1 लीटर से ज़्यादा। कुछ मेडिसिन वगैरह लेकर जाएं जो आपके लिए ठीक होगा, जैसे कि सबसे लोकप्रिय है एक डायमॉक्स एक मेडिसिन है, उसे अपने साथ रखें। और अगर आप नेचुरल मेथड में जाते हो तो लहसुन का सूप आप ले सकते हो, वो भी आपको हेल्प करता है। और अगर आप AMS जो बचना चाहते हो इससे, तो आप ऊंचाई की जगह में आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए और शराब नहीं पीनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप ना सोचें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आपके लिए, हेल्थ के लिए है। और अपने लिए सोचें, अपने फैमिली के बारे में सोचें। और यदि आप लेह मनाली रोड से जा रहे हो, श्रीनगर से नहीं होते हुए लेह मनाली से जा रहे हो, तो किलोंग, जिस्पा और दारचा पर रुके, और यदि संभव हो तो सरचू में रहने से बचें।
ठंड ज़्यादा है। अन्यथा यदि आप लेह श्रीनगर राजमार्ग ले रहे हैं तो आपको कारगिल में आपको नाइट स्टे आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जानकारियाँ लेते हैं। अगर आप दिन में सो रहे हो इतने पैसे खर्च करके, तो यार आप बहुत पैसे वाले होंगे या फिर बेवकूफ़ होंगे। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि दिन में ना सोए, और कोई सोएगा भी क्यों इतने खर्च करके घूमें। और स्थानीय संस्कृति का पालन करें, शर्ट खोल के बॉडी ना दिखाएं। उनके रिलीजियस और रूढ़िवादी कल्चर से जुड़ी हुई आस्था है तो आप उनको सम्मान करें, और ज़बरदस्ती किसी की फ़ोटो क्लिक ना करें, परमिशन के साथ करें। और अपनी बाइक की सारी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाए। आपको पता ही है ये पूरी डिस्प्यूटेड लैंड है, बहुत बड़ी मात्रा में सोल्जर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। आपको डॉक्यूमेंट्स रखना चाहिए, नहीं तो कुछ असुविधा हो सकती है। बाइक की सारी डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ रखें और सभी ठीक ठाक में रखें। ऐसा नहीं हो कि कुछ एक्सपायर या फिर किसी तरह की प्रॉब्लम हो, पहले से ही कुछ हो उसमें। आप सब क्लियर करके रखें उसे। और टेलीफोन सुविधाएं रात 10 बजे तक उपलब्ध होती है, तो आप कुछ चीज़ें सब जानकारी रखें। और क्योंकि जैसे जैसे आप ऊंचाई पे चढ़ेंगे अंदर में नेटवर्क और टावर की प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी, बहुत ही ख़ास है। तो ये सब चीज़ों की जानकारी आपको रखना है। और जब आप जा रहे हो लद्दाख ट्रिप में तो आपको गर्म कपड़े आप ज़रूर लेकर जाएं, जैकेट, मोटी जैकेट, क्योंकि माइनस में आपको टेम्परेचर में आपको जाना है। तो और दूसरा नंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया, नंगे पैर, कंधे या शरीर के दूसरे अंगों की अनावश्यक प्रदर्शन ना करें। अगर आप बॉडी बिल्डर हैं तो भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बॉडी को वहाँ पे शो ऑफ ना करें। लोग बुरा मानते हैं, तो गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। तो फॉलो करें, यही आपसे उम्मीद है। पैकिंग करते समय क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? जब आप पैक कर रहे हो तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए जो कि हम या तो उतना ज़रूरत नहीं समझते हैं या तो हम उसे इग्नोर करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हो, टेम्परेचर चेक कर सकते हो अपनी। तो ये रखें। कम से कम 2 जैकेट और 2-3 प्लोवर आप अपने साथ रखें। हाथ के एक दस्ताने अधिमानतः ऊनी और गर्म कपड़े के लिए। टोपी आपके कान और गर्दन को कवर करने के लिए, खासकर यदि आप एक सवारी है। साबुन, तौलिया, सामान्य दवाएं, पट्टियाँ आदि मेडिसिन जो कि फर्स्ट एड में आते हैं, ये सब ले लें। थर्मल इनर के 2-3 जोड़े, मोजे, सॉक्स 4-5 जोड़े बाइकर के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। ट्रैकिंग और राइडिंग के लिए अच्छे वाटरप्रूफ जूते अगर आप बाइकर हैं। तो आपको चांगला, बारलाचला अन्य जैसे हाई माउंटेन पास पर पानी की धाराओं का सामना करना पड़ेगा। एक गर्म स्लीपिंग बैग, यदि आप मार्ग के किनारे शिविर लगाने की योजना बना रहे हैं तो एक स्लीपिंग बैग ले लें। एक्यूट माउंटेन सिकनेस जैसे एवोमाइन, डेक्सामेथासोन, डाइमॉक्स और जोलमाइट के लिए कुछ महत्वपूर्ण दवाएं हैं। तो ये सब दवाएं आप ले लें, ये सब भूलें ना, ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। आप नहीं भी कुछ होते हो तो भी आप इसे रखें। तो किसी का अगर होता है तो आप किसी को हेल्प भी कर सकते हो। बहुत सारे चॉकलेट, बिस्किट और सूखे मेवे, तो ड्राई फूड वगैरह रखें। कैमरा, सेल फोन और अन्य बुनियादी चीज़ों के लिए चार्जर, स्लीपर की एक जोड़ी, मोबाइल चार्जर, कैमरा किट आदि आप रखें। पेट्रोल कैरियर, अगर आप बाइकर्स हैं तो पेट्रोल कैरियर आप रखें। पेट्रोल की सुविधा आपको हो सकती है, बहुत जगह पे पेट्रोल नहीं मिलता है और आप बहुत ही अंदर आप घूर रहे हो, ऑक्सीजन लेवल की तरफ बहुत ही कम है। तो ड्रोन अगर आप लेकर जा रहे हो तो ड्रोन में अभी पता ही होगा, ड्रोन के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन है। जम्मू कश्मीर एयरफोर्स, हमारे इंडियन एयरफोर्स पे जो ड्रोन से जो एक अटैक हुआ है, तो नॉर्मल ड्रोन था, फिर भी अभी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हैं। तो ड्रोन ले जा रहे हो तो आप जहाँ पे अलाउ नहीं है वहाँ पे इसका यूज़ मत करना। हेलमेट, कैमरा अगर आप ले रहे हो तो लेकर जाओ, क्योंकि ये आप अगर ब्लॉगर हैं तो ये आपके लिए यूज़ होगा। बाइक फ्रंट कैमरा, मेमोरी कार्ड ले लो, पावर बैंक, सोलर चार्जर, -सेल्सियस शूज़, सॉक्स, जैकेट, रेनकोट, ये सब कुछ छोटी चीज़ें हैं जो लोग भूल जाते हैं, तो ये सब आप याद रखें। ये कुछ खास बातें हैं जो कि आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकती है, जैसा कि एक अच्छी रेनकोट रखें, क्योंकि
रेन कोट आपको पहले तो ठंड से भी बचाएगा, बारिश से भी बचाएगा, दूसरा आपके कपड़ों को गंदे होने से बचाएगा। और पंचर किट रखें। बाइक अगर पंचर होती है, आपकी गाड़ियाँ अगर पंचर होती है तो आपको अगर मैकेनिक नहीं मिलता है तो आप एक बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। तो ये सब कुछ आप रखो अपने साथ। और सॉक्स और शूज़ वाटरप्रूफ एक अच्छी ले लो। ये सब एक कुछ ऐसे ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकती है और आपको बीमार कर सकती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। आप ऐसे जगह पर जा रहे हो जो कि एक जितनी खूबसूरत है उतनी ख़तरनाक है। तो डरना नहीं है, आपको बस तैयारी के साथ जाना है जिससे कि आप उसका सामना कर पाओ और आसानी से आप उस सामने से आप उस चीज़ों को से उबर पाओ। नहीं तो आप फंस जाओगे, आपका टाइम भी जाएगा, आपका टाइम उसी में चला जाएगा, तो आप घूमोगे क्या। तो ये सब तैयारी के साथ चलो। ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कोई बताता नहीं है, तो ये सब माइंड में रखो। इस ट्रिप का सबसे ज़रूरी हिस्सा है इनर लाइन परमिट। और परमिट के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो परमिट के बारे में आपको बता दें, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिसके बारे में परमिट की ज़रूरत होती है। तुर्तुक, पनामिक विलेज, कटसे, पैंगोंग, चांगथांग, हैदर, सोकर लेक, सोमोरिरी लेक, हनले, चुसुल, सोगा, लामा मोड़ से आगे चुमोर, मार्सी, मिला और बटालिक सेक्टरों को। ये सब ऐसे कुछ जगहें हैं जहाँ पे आपको इनर लाइन परमिट की ज़रूरत होती है। तो आप ये परमिट ज़रूर ले लें। अगर आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू जा रहे हैं तो वो आपका करवा कर देगा, और अगर आप ऐसे ही लेना चाह रहे हैं तो आपको लेह डीसी कार्यालय के ठीक पीछे इसी स्टेशनरी की दुकान पर उपलब्ध है, जो मॉर्निंग 9 o'clock से 3 o'clock के बीच में आपको मिलता है। संडे को ऑफ रहता है, संडे को नहीं मिलेगा, और अगर नेशनल हॉलीडे रहा तो शॉप बंद रहती है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। ये सब कुछ जगहें हैं जो आपको पता होना चाहिए। भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट 3 सप्ताह के लिए वैध है, और संरक्षित क्षेत्र परमिट अधिकतम 7 दिनों के लिए जारी किया जाता है। और यदि आप लद्दाख में अधिक दूर दराज के क्षेत्रों में जाने के लिए योजना बना रहे हो तो आपको उसी परमिट के लिए फिर से आवेदन करना होगा। तो ये सब कुछ जानकारियाँ हैं जो आपको लेह में ही आसपास मिल जाती है। वहाँ पे स्टेशनरी शॉप में आपको वहाँ से मिल सकती है, या कारतुंगला के इस तरफ अगर आप वहाँ जाने से पहले ही आप कार्यालय से कर सकते हो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये सब कुछ जानकारियाँ हैं जो कि आपको होनी चाहिए, नहीं तो आप फंस सकते हो, आपका एक बुरा वक्त हो सकता है। तो आप ये सब जानकारियाँ लेकर चलो तो आपके लिए अच्छा होगा। जो मैंने दी हैं इसे अच्छे से पढ़ लो। परमिट में आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। अगर आप जल्दबाजी में हैं तो आप कार्यालय से ही बनाएं, कार्यालय से आपको आसानी से मिल जाएंगी। यहाँ पे शुल्क दी गई है, आप देख लीजिए शुल्क। और 20 रुपये शुल्क है गवर्नमेंट टैक्स, प्लस आपको वन्य जीवन संरक्षण का 300 है, 100 रुपीज़ रेड क्रॉस दान का है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। और जो जहाँ जहाँ आप जा रहे हो उसकी जानकारियाँ आप सही दें, क्योंकि आप जा रहे हो और फिर आपका रिटर्न आने के टाइम पे जैसा आप जानकारियाँ दी हैं उसी के अनुसार आपको फिर ट्रैक किया जाता है। तो परमिट के टाइम पे आप सभी जानकारियाँ सही दें जो कि आपके लिए ही ठीक है, और इसका ध्यान रखें। और डॉक्यूमेंट्स में ID प्रूफ वगैरह जो भी है वो सब अपने पास रखें, ये सब भूले नहीं आप। इन सभी जानकारियों के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ हैं वो है हम वहाँ पहुँचे कैसे। तो आप पहुँच सकते हो 3 तरीक़ों से, बाय रोड, बाय एयर और बाय ट्रेन। आप पॉज करके पढ़ लो, पूरी जानकारियाँ इसमें हैं। आप बस से भी जा सकते हो, और आप कौन कौन से आप हाईवे लोगे और किस किस रास्तों से आप जा सकते हो। बाय रोड में आप देख सकते हो, बाय रोड में आप पूरी जानकारियाँ दी गई है। आप बस से जा सकते हो, अगर आप अपने गाड़ी से जा रहे हो, बाइक है, या फिर उसमें भी आप देख सकते हो, पूरे रूट इसमें लिखी हुई है। तो आपको किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। अमाउंट थोड़ा कम बेसी हो सकता है, समय के साथ अमाउंट थोड़ा कम बेसी होता है। तो ये सब है, आपको टाइमिंग पता चल रहा है आपको कब से कब तक आपको खुली रहेगी, कहाँ आपको क्या मिलेगी, सारी गाड़ियों की सारी जानकारियों के साथ मैंने जानकारियाँ दी है। आप वीडियो को पॉज करके आप इसे देख लो। बाय रोड में मैंने डीपली डिटेल्स दिया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बाय रोड जाना पसंद करते हैं, क्योंकि बाय रोड में जाते हो आप
सभी व्यूज़ आप देखते हुए जाते हो। एक अलग ही व्यूज़ है, एक अलग ही ऑब्ज़र्वेशन, एक अलग ही तरह का एहसास है जो आप बाय रोड में आपको महसूस होता है। तो अगर आप बाई ट्रेन और बाई एयर जाते हो तो बाई ट्रेन में तो लद्दाख में कोई रेलवे स्टेशन आपको मिलेगी नहीं। ये हमारी बहुत ही, आप इसे क्या कहिएगा, एक कमजोरी बोलिए या फिर कमी बोलिए, क्योंकि चाइना तो अब अपने बॉर्डर साइड में पूरा बुलेट ट्रेन अब लेकर आ रहा है। एयरपोर्ट वगैरह सब बन चुका है, रास्ते बहुत अच्छा बन चुकी है चाइना की साइड में। इंडिया के साइड में बहुत ही अभी भी काम करना बाकी है। हाँ, पर बीआरओ ने बहुत रोड वोड बना चुके हैं, तो रोड वगैरह अभी बन चुकी हैं बहुत सारी। फिर भी अभी ट्रेन और ये सब अरुणाचल प्रदेश में भी सेम कंडीशन है, तो इसमें ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। फ़िलहाल बाई ट्रेन में तो आप जम्मू तवी से ही आप जा सकते हो, जम्मू तवी से आप बाई रूट आप बस या आप कैब वगैरह ले सकते हो। बाई एयर में आप ले पहुंच सकते हो, ले एयरपोर्ट, वहां से आप जा सकते हो। तो ये कुछ जानकारियां हैं। बाइकर्स के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है होम स्टे। तो श्रीनगर होकर अगर आप जाते हो तो आपको रास्ते में ही बहुत सारी आपको होम स्टे, नाइट स्टे के लिए आपको मिल जाती है होटल्स और रेस्टोरेंट वगैरह, जो आपको अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल जाएंगी। जिस्पा, दारचा, सरचू, अगर आप इस रास्ते से जाते हो तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगी। ले, डिस्किट या फिर जिस्पा, दारचा, सारचू में आप रुक सकते हो अफोर्डेबल प्राइस पे। और एक चीज़ है, वीडियो थोड़ी लंबी हुई है, माफ़ी चाहूँगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और सबसे आखिरी चीज़ जो है वो है मैप। तो अब मैं मैप बताने वाला हूँ, आप इसे ज़रूर देखें, क्योंकि आप जा रहे हो बिना मैप के, आपको पता ही नहीं कहाँ जाना है। तो मैप आप ज़रूर देख लें, मैप में बहुत सारी जानकारियाँ आपके लिए लाया हूँ, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए मैप में।